बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ सेल साइकिल एंड वैसे तो 2 पार्ट बनाने थे, लेकिन आई थिंक काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने ये पार्ट अलग बनाया है। अब देखो, हमने डिस्कस किया था एम फेज। एम फेज में 2 चीज़ें थी, एक थी माइटोसिस, एक है मियोसिस। मियोसिस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मियोसिस इट इज़ a type of cell division in which parent cell divide into 4 daughter cells। ये एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ये चीज़ नहीं लिखी, पर आपने ये ज़रूर लिखना है, इसके बगैर आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखना भूल गई। ठीक है। A type of cell division in which parent cell divide into 4 daughter cells and number of chromosome become half is called as meiosis। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब आप इट टेक प्लेस इन जर्म सेल। आपको इसके थोड़े कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या हम कह सकते हैं कोई भी बेबी होता है, तो उसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है जर्म सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरा होता है मेरे पास जर्म सेल। एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है मेरे पास जर्म सेल। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मियोसिस इट टेक प्लेस इन जर्म सेल। जब एक बेबी है उसमें 2 सेल्स हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है जर्म। ठीक है, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ मैं सही पूरा टाइप नहीं कर सकती। तो सोमैटिक का मतलब होता है वो तमाम सेल जो बॉडी के पार्ट बनाएंगे, जैसे हाथ, मुंह, पाँव, गुर्दे, मतलब ये सारी चीज़ें। जर्म सेल वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन बना रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो अंदर की चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ओवम होता है, वो कौन बनाते हैं? जर्म सेल। ये कब बनाते हैं? जब हमारे पास प्यूबर्टी आती है, मतलब कि बॉयज़ के अंदर ये जर्म सेल जो हैं ये एक्टिव होते हैं एट द एज ऑफ 14। गर्ल्स के अंदर ये जर्म सेल एक्टिव होते हैं एट द एज ऑफ 13 to 14। ठीक है, तो हमारे पास जर्म सेल्स जो हैं उनमें क्या होती है? मियोसिस होती है आफ्टर प्यूबर्टी। अब होता क्या है, अब ये मियोसिस क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। मियोसिस के असल में 2 फेज़ हैं। सबसे फर्स्ट फेज़ है मियोसिस 1, सेकंड फेज़ है मियोसिस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। ये चीज़ तो एमसीक्यूज के लिए एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। कैसे? अब इधर देखो, अगर हम माइटोसिस से कंपेयर करें तो मैं ये बोलूँ कि किसी भी सेल में 2 क्रोमोसोम है। एग्जाम्पल, ये सेल डिवाइड किया, सारी वही चीज़ें होंगी। सेंट्रोमेयर यहाँ आए, सेंट्रियोल यहाँ यहाँ आएगा, यूँ करेगा। सेंट्रियोल ने क्या किया? एक सेंट्रियोल इससे बाइंड हो गया पूरा, और दूसरे सेंट्रियोल ने ना इससे बाइंड कर लिया। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आई थिंक ये क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर में समझाती हूँ। अब देखो, ये सेल था, इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे, अब ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेंट्रियोल यहाँ आया और यहाँ आ गया, ऊपर भी इन 2 तरफ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रियोल ने यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होंगे, स्पिंडल फाइबर यहाँ आकर लग गए और इसके यहाँ। अब क्या हुआ? सेल ऐसा डिवाइड हुआ कि जो 2 सेल बने उनमें पूरे पूरे क्रोमोसोम गए, क्रोमैटिड अलग नहीं हुए। और क्या हुआ? जो नए सेल बने इसमें 2 क्रोमोसोम थे और इन दोनों में एक एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है, तो इसमें भी हाफ हो गए, इसमें भी क्रोमोसोम हाफ आए। तो इस तरह के डिवीजन को कहते हैं मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन। 2 सेल बने अभी तक, ये चीज़ क्लियर हुई। अब क्या होगा हमारे पास कि ये मियोसिस 1 जो है रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। इसमें भी 4 फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 के 5 स्टेप है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अच्छा, हमारी टीचर ने हमें एक निमोनिक बताया था, बहुत अच्छी टीचर है हमारी, जिन्होंने हमें पढ़ाया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर ये याद नहीं हो रहा तो आप ये कहें, ला जुबैदा पराठे दे दे। इसमें क्या होता है? ला मतलब कि लैक्टोटीन, जुबैदा से जाइगोटीन याद रहेगा, पैकेटिन, पैकेटिन मीन पराठे। ठीक है, डिप्लोटीन जिसे हम दे, एंड डाइकाइनेसिस दे दे। ठीक है, अच्छा, ये मतलब नहीं होता, ये एक निमोनिक मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए,
जैसे अब मैंने ये याद कर लिया, ला ज़ुबैदा पराठे दे दिया, मुझे याद रहेगा कि सबसे पहले एल से जो लफ्ज़ है वो पहले आएगा, यानी कि लेप्टोटीन सबसे पहले आएगा। फिर मेरे पास जेड है तो जाइगोटीन आएगा, फिर आएगा मेरे पास पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस। समझ आई? सबसे पहले तो आपको फेज़ याद होने चाहिए लाइन लाइन से, तो आपको ये सबसे पहले याद करना है। उसके बाद क्या है, लिप्टोटीन में क्या होता है? लिप्टोटीन में लपेटना। और क्या लिपटेगा जब सेल डिवीजन होगी? वेरी गुड, क्रोमोसोम लिपटेंगे। तो हमारे पास क्या है, क्रोमैटिड जो है ये ब्रेक होगा थ्रेड में। इतनी चीज़ क्लियर? क्रोमोसोम्स में। अब होता ये है कि जब हमारे पास जाइगोटीन होता है तो क्रोमोसोम थोड़े यूं यूं पड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब सेल नॉर्मल होता है इंटरफेज में तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड नेटवर्क में होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल लिप्टोटीन में जाएगा तो क्रोमोसोम जो है वो क्या होने लग जाएंगे, मेरे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लग जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे यूं यूं। ठीक है? जाइगोटीन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के साथ साइनेप्स करेंगे और बाइवैलेंट बनाएंगे। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को बड़े सुकून से और आराम से समझना मैं बिल्कुल एक कहानी स्टोरी की तरह समझाऊंगी। होता ये है हमारे पास कि देखो, अगर मैं बोलूँ मैंने किसी भी इंसान का एक सेल ले लिया, ये है किसी भी इंसान का सेल। इसमें मैंने कहा अगर आँखों का मैं बोलूँ, उसकी आँखों के लिए उसके पास जो जीन्स हैं, मेरी बात समझ आ रही है? जीन्स, क्योंकि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम में होते हैं। जीन्स के पास एक ख़ास नॉलेज होती है, ख़ास रेसिपी होती है। जीन्स डीएनए से मिलकर बनता है। सब कुछ मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या होता है कि एक जीन है, ये है मेरे पास किसका, आई कलर का, आई कलर। सही। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ जिससे आइडिया हो। ये हमारे पास है ब्लू कलर की आई कलर का जीन। मेरे पास दूसरा भी आई कलर का जीन होगा, जैसे कि यही वाला, इसी जितना। अब वही मिस, आपने तो कहा था आई कलर का जीन है, तो आपने दो क्यों बनाए, एक ब्लू और एक ग्रीन? देखो बच्चे, हमारे पास एक जो बेबी होता है ना, उसके अंदर जो जीन्स आते हैं वो मदर और फादर दोनों से आते हैं। एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से आएगा। जो जीन जीतेगा वही कलर आएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूँ आपकी आइज़ का कलर ब्लैक है पर आपकी मामा की आइज़ का कलर ब्लू है, पर पापा की आइज़ का कलर ब्लैक है, और आपकी आइज़ का कलर ब्लैक है, इसका मतलब जो पापा वाला जीन था उसने जीत लिया, वो डोमिनेट हो गया। समझ आई? इसलिए वो अपना कलर ले आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मामा वाला जीन ख़त्म हो गया, वो भी अंदर मौजूद है। बात समझ आई? तभी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि भाई हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में तो किसी का आइस कलर ब्लू नहीं है, पर हाँ मेरी दादी परदादी का हुआ करता था, अब मेरे बेटे का भी है। तो इसका मतलब वो जो जीन जो कि बहुत अरसे से छुप के बैठा हुआ था, लाइक उसे मौका नहीं मिल रहा था वो सामने आए, लेकिन आगे कहीं जाकर वो सामने आ जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है? जीन्स का खेल है। आप ये सब छोड़ें, अब आप ये चीज़ याद रखें कि मैंने आपको बताया अगर आई कलर है उसके लिए आपके पास कितने जीन है? दो, एक मम्मा से एक पापा से, मदर एंड फादर। इसी तरह अगर मैं बोलूँ मेरे पास जो हाइट का जीन है वो एक है टॉल और एक है मेरे पास डॉर्फ। डॉर्फ मीन छोटे कद का। ठीक है? तो छोटे कद को मैं रेड पे शो कर देती हूँ। अब मेरी मामा की हाइट कम है, बाबा की हाइट ज़्यादा है, पर मेरी हाइट जो है वो मामा पे चली गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी मामा पे जो मामा का जीन है वो ज़्यादा डोमिनेट है। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास होती है कि किस तरह से हमारे पास जीन्स होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूँ एक बंदे में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक इंसान में तमाम करेक्टर के जो जीन होते हैं, मतलब एक ही चीज़ के लिए जो जीन होते हैं वो दो होते हैं। तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँगी मेरा कलर वाइट होगा या ब्लैक, मेरे पास दो जीन कलर के दो जीन्स होंगे, एक आएगा मदर से, एक आएगा फादर से। अगर मैं बोलूँ मेरे हेयर कलर का जीन, तो वो एक मदर से आएगा, एक फादर से। अगर मैं बोलूँ मैं मोटी होंगी पतली, तो उसका जीन कहाँ से आएगा? एक मदर से, एक फादर से। एक इंसान में किसी भी चीज़ के जो जीन होते हैं वो दो होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। शो वो करता है अपने आप को जो ज़्यादा डोमिनेट होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? सही है? अब क्या बात हुई, अब हुआ ये कि अगर आप खुद एक एग्जाम्पल लें, ये है एक कोई भी मेल। ठीक है? ये कोई मेल है जिसकी मैंने बात की। अब मैं बनाती हूँ कोई फीमेल, कोई भी फीमेल है। तो अब जब मैंने उनकी ये इमेज बनाई, ठीक है, ये उनका बनाया, इसी तरह उनके पास क्या हुआ, उनके पास जो आई कलर के जीन है वो दोनों ग्रीन है। मतलब उनकी मामा के इसकी कलर का भी हरा था, ग्रीन कलर था उनकी मामा का भी, पापा का भी, तो इसलिए इनके पास दोनों जीन क्या है? ग्रीन है। लेकिन इनकी जो हाइट है उसके पास एक ब्लैक जीन है बहुत लंबा, और दूसरा हमारे पास हाँ दूसरा भी लंबा जीन है। अब क्या होगा अगर इन दोनों की मैरिज हो जाए? एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये भी अपने दोनों जीन दे दें, और मतलब कि
ये भी अपने दोनों जीन दे दें हाइट के, और ये भी अपने दोनों हाइट के जीन दे दें, एग्जाम्पल, और ये नया बेबी बन गया। अब बेबी में तो हाइट के जीन कितने आ गए? 4। समझ आ रही है बात? हाइट के जीन कितने आ गए बेबी में? 4। इसी तरह अगर कलर के जीन आ गए तो यहाँ भी 2 आ जाएंगे, यहाँ भी 2। तो बेबी में हर करेक्टर के 4 जीन आ जाएंगे। जब जीन बनेंगे तो मतलब क्रोमोजोम बढ़ेंगे। और मैंने क्या कहा था, अगर एक क्रोमोजोम भी चेंज हो जाएगा तो स्पीशी चेंज हो जाती है, वो इंसान नहीं रहेगा फिर। तो जो नया आने वाला बेबी है क्या वो इंसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, उसमें तो क्रोमोजोम के नंबर ही इतने ज़्यादा हैं। एक स्पीशी अपने नंबर ऑफ क्रोमोजोम से जानी जाती है, तो ये कैसे इंसान का बच्चा होगा भाई? ये इंसान का नहीं हो सकता। इसीलिए होती है मियोसिस। मियोसिस का काम ये होता है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा करे, यूं आधा ना करे बल्कि 2 एक जैसों को अलग करे। अगर कलर के हैं तो एक आगे जाए, अगर कलर के हैं तो मदर से भी एक आगे जाए, एक आगे जाए। बात समझ आ रही है? मियोसिस का काम होता है कि एक जो सेल बनेगा उसमें अगर आई का जीन है तो वो एक हो, ताकि जब 2 सेल आपस में मिलें, उनकी फ्यूजन हो, तो जो बेबी हो उसमें एक तरह के 2 जीन्स आएँ। कैसे? अगर मैं एग्जांपल लूँ और अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि अगर ऐसा हो गया तो बेबी में तो 4 जीन चले जाएंगे, तो फिर कैसा होना चाहिए? तो मैं बताती हूँ कैसा होना चाहिए। ये फादर, ये मदर, ठीक है। इनके पास, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, इनके पास एक आई कलर का जीन है और इनके पास जो है एक ये, इनकी आइस कलर मैंने लिया। अब क्या होना चाहिए? इनके पास से भी एक आना चाहिए, या ये या ये, इनमें से भी एक आना चाहिए, या ये या ये। तो एक एक आएगा, तभी तो आने वाले बेबी में हमारे पास एक तरह के 2 जीन आएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों को तो अलग करना पड़ेगा ना। बात समझ आई? इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। अब अगर मैं पूछूँ ये 2 क्रोमोसोम आपस में क्या लगे, तो आप बोलेंगे मैम ये क्रोमैटिड है। अरे वो तो है, लेकिन ये आपस में क्या है? ये एक दूसरे के होमोलोगस है। होमोलोगस मीन एक ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज भी एक जितना हो और जिनका काम भी एक हो। इनका साइज भी बराबर है और इनका काम क्या है? आइस का कलर। हालांकि उनमें इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास 12 GB का कार्ड है, ठीक है, मेरे पास भी है, मैंने उसमें रख लिया लेक्चर, आपने रख लिया उसमें कोई भी कार्टून मूवीज़, ठीक है। अब मेरे पास और आपके पास जो चीज़ है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज है, लेकिन वो चीज़ तो एक ही है ना। इसी तरह तमाम इंसानों के अगर आइज़ का कलर का जीन है, उसका साइज़ एक जितना होगा, इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी। हर एक की अपनी मर्ज़ी, उसके मेमोरी कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, हमारे पास होता ये है कि जब एक सेल जो है वो मियोसिस में जाता है तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। वो हाफ इसलिए होता है क्योंकि वो जो नया बेबी बनेगा उनके फ्यूजन से, तो उस बेबी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो? हाफ हो। उसके बाद हमारे पास सबसे पहला फेज है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन हमारे पास ये होता है कि जो सेल है वो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास रखे जाते हैं बाय जाइगोटीन स्टेज में। अब देखो जाइगोटीन क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक साथ रखे जाते हैं और उनकी साइनेप्स होती है।